हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना? चलिए। तो बच्चे लोग आगे पढ़ते हैं अपना। क्या कंटिन्यू करते हैं? वेक्टर वेक्टर कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक। तो देखो ज़रूरत क्यों पड़ा डायरेक्शन कोसाइंस का। अभी तक हम लोग जो वेक्टर पढ़ रहे थे बच्चों, 2D वेक्टर पढ़ रहे थे ना। वेक्टर क्या पढ़ रहे थे? 2D। सिर्फ आई और जे कॉम्पोनेंट, कुछ क्वेश्चन में थे एक्स कॉम्पोनेंट, लेकिन जनरली कितने कॉम्पोनेंट थे? दो, आई और जे। क्लियर है? अब देखो, अगर दो कोऑर्डिनेट है वेक्टर का, मतलब वेक्टर 2D में है, तो वो एक प्लेन में होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो वो एक प्लेन में होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं सिर्फ एक एंगल बता दूं कि अगर वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना है? सपोज आर। मैग्नीट्यूड कितना है? आर। मतलब उसका लेंथ, लेंथ कितना है? आर। और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं तो डेफिनेटली बता सकता हूं कि वाई एक्सिस से वो कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा। तो दोनों बताने का जरूरत नहीं है, कोई एक एंगल बता दो थीटा, तो काम हो जाएगा। फिर मैं इसके कंपोनेंट कैसे लिख लूंगा बच्चों? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो वेक्टर आर ऐसा रिप्रेजेंट हो जाएगा, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। तो अगर मेरे को वेक्टर का क्या पता है? मैग्नीट्यूड, और एक्स या वाई किसी भी एक एक्सिस से कोई एंगल बता दे, तो मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दूंगा आईजे के फॉर्म्स में। ठीक। तो यहां पर डायरेक्शनल के लिए, सिर्फ डायरेक्शन के लिए सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता है, थीटा। या वो एक्स एक्सिस से दे दो, या तो आप वाई एक्सिस से दे दो, तो वेक्टर अपना क्या हो जाता है बच्चों? रिप्रेजेंट। लेकिन सपोज अभी ये जो वेक्टर है वो 3D वेक्टर है बच्चों। कैसा वेक्टर है? 3D। मतलब एक एक्सिस और है विच इज जेड एक्सिस। मान के चलो एक एक्सिस और है विच इज जेड एक्सिस। अब इसमें एक जेड एक्सिस भी आ गया। क्लियर बात? अब आप खुद सोचो, जैसे सपोज वो कॉर्नर कंसीडर कर लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऊपर जो गया है वो क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक, ये कॉर्नर मान लो ऐसा। ठीक है। अब सपोज एक वेक्टर ऐसा है, भाई एक प्लेन में थोड़ी रहेगा, अब वो 3D है। ठीक। तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, आप देखोगे एक्स एक्स, मर गया यार, एक्स एक्सिस ये दिख रहा है, एक्स एक्सिस ये, तो इसके साथ क्या बना रहा है? कुछ एंगल बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है। अगर एक एंगल थीटा दे दिया तो बाकी दूसरा वाला मैं बता सकता हूं कि क्या होगा। भाई प्लेन में रहने से तो बता देता था, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है। अभी ये ऐसा रहता इसी प्लेन में तो मैं बता देता एक थीटा है तो 90 माइनस थीटा। अब ये ऐसा हो गया, तो अब एक्स एक्सिस से ये एंगल बन रहा है ना, इस आ रही बात समझ में? तो ये भी एक प्लेन में एंगल थोड़ी रहा। तो इसीलिए बच्चों मेरे को अब 3 एंगल लगेंगे। क्या लगेंगे? 3 एंगल लगेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? कि मैं एक थीटा से मेरा काम अब चलेगा नहीं। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये जो वेक्टर है सपोज इसका मैग्नीट्यूड है आर। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? आर। ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। और मैं नहीं बोल सकता कि अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि वो प्लेन में थोड़ी है, इसी प्लेन में। अब वो ऐसा टाइप का है, तो अगर ये अल्फा बना रहा है तो ये 90 माइनस अल्फा बना रहा है, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ बच्चों। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये क्या बना रहा है? बीटा। और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? कहाँ गया जेड एक्सिस? जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? गामा। तो ये अल्फा, बीटा और गामा, इन एंगल्स को डायरेक्शनल कोसाइंस बोलते हैं। कोसाइन ही क्यों बोलते हैं बच्चों? तो सपोज आप ऊपर से टॉर्च मारोगे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक, तो आपका एक छाप बनेगा। कहां? एक्स एक्सिस में। इसका प्रोजेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस से ये वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कितना होगा? आर कॉस अल्फा। अब इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन आर साइन अल्फा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, जरूरी नहीं है। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो आप इधर से प्रोजेक्शन किए तो वाई में अब कितना बनेगा? ये आर कॉस बीटा। अब भाई कॉस हो गया ना बीटा के साथ वाला, तो आर कॉस बीटा। और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है? गामा। तो जेड में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? आर कॉस गामा।
तो बच्चों अगर हम लोग का वेक्टर आर है तो उसको 3D में कैसे लिखेंगे, आर कॉस अल्फा आई प्लस आर कॉस अल्फा जे, सॉरी कॉस बीटा जे प्लस आर कॉस गामा के, ये अपना वेक्टर लिखेंगे। पहले एक साइन दूसरा कॉस चल जाता था क्योंकि एक थीटा था दूसरा 90 माइनस थीटा, तो कोसाइन दो, एक साइन थीटा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही था, और एक साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाता था, साइन थीटा। आ रही बात समझ में? तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, ये हम लोग को पता रहता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो एक एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना, तो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड, आर कॉस अल्फा। वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है तो प्रोजेक्शन आर कॉस बीटा। जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है तो आर कॉस गामा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, डायरेक्शनल कोसाइंस। ये सब क्या है, डायरेक्शनल कोसाइंस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। और वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, बताओ कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों देखो, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बताना। अरे बाप रे, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, ठीक, ये ऐसे बना। अब बच्चों मानना, आप लोग मानना, वाई एक्सिस, नहीं ऐसा मत मानो, अच्छा मजा नहीं आएगा, मत मानो। ये वाई एक्स और जेड एक्सिस, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है बच्चों, अब सपोज वेक्टर का जो एज है ना वो इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, जेड कोऑर्डिनेट जेड है। तो देखो एक्स एक्सिस में इतना आगे बढ़ा, समझ में आया? एक्स एक्सिस में इतना आगे बढ़ा, एक्स कोऑर्डिनेट आया, फिर वाई के अलोंग कितना बढ़ूंगा, इतना बढ़ूंगा, जितना भी बढ़ा है, नहीं समझ रहे हो ना, जितना भी बढ़ा, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो देखो ये x y और z, समझ में आया कि नहीं है बच्चों? x y और z, क्लियर है? तो हमारा वेक्टर कैसा होगा, हमारा वेक्टर ऐसा होगा ना, ये क्या होगा हमारा वेक्टर, ठीक है? और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, अगर x कॉमा वाई कॉमा जेड, समझ में आ रही बात? तो आप खुद सोचो, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है गामा। तो ये जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट जो ये आया वो होगा, ये जो वेक्टर का लेंथ होगा और उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा। तो वेक्टर का लेंथ कितना है, वेक्टर को सपोज मैं बोल रहा हूं आर, वेक्टर को क्या बोल रहा हूं आर, तो वेक्टर आर, तो एक्स बराबर हो जाएगा आर कॉस अल्फा। क्या होगा बच्चों, आर कॉस अल्फा। तो यहां से कॉस अल्फा को क्या लिख सकता हूं, एक्स बाय आर लिख सकता हूं। तो बच्चों एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट आई कंपोनेंट एक्स है, वाई कंपोनेंट वाई है, जेड कंपोनेंट जेड है, समझ रहे हो? तो क्या मैं आर को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकता हूं। प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, मैग्नीट्यूड वही होगा। तो यहां से कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, समझ में बात? तो बच्चों कॉस बीटा क्या होगा, जो एंगल इससे बन रहा है, वाई बाय मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक, बेस अपॉन, और बेस क्या है, जो डायरेक्शन में जितना लेंथ है अलोंग द रेस्पेक्टिव एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या होगा? ऊपर नीचे कट जाएगा, बेस तो सेम है, स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कट जाएगा। तो मैं एक रिलेशनशिप ये लिख सकता हूं बच्चों, क्या, डायरेक्शनल कोसाइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो एक चीज ये लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए एक एग्जाम्पल, क्या बच्चों, एक एग्जाम्पल। सपोज आपको एक वेक्टर ए दिया है 2i माइनस जे प्लस 3k, कितना दिया बच्चों, 2i माइनस जे प्लस 3k। आपको बोला है बताओ x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। अच्छा, अगर आपको 2D वेक्टर देता 2i प्लस 3j, आपको पूछा बताओ x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो आप बोलते ना tan थीटा बराबर 3/2। y एक्सिस से पूछता तो tan थीटा बराबर क्या लिखते, 2/3, डायरेक्ट लिख देते। तो tan के टर्म्स में आता था क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे। यहां पर ऐसा नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सपोज आप बोले cos अल्फा, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, cos अल्फा, तो क्या होगा, जो x कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 तो √40। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो cos अल्फा बराबर 2/√14, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स 2/√14। ये हो गया x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है। अब बताओ y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, y कॉम्पोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स -1/√14। z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, हाँ माइनस लेंगे और बाद में उसका वैल्यू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सचिन सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे वैल्यू निकालते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पक्का भाई, एंगल कोई भी बन सकता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भी बन सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट भी बन सकता है, हमको क्या पता क्या बन रहा है। ठीक है, माइनस ही साइन के साथ लेना है। ठीक है, फिर ये 3k तो क्या आ जाएगा, 3/√14, कॉस इनवर्स 3/√14। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पक्का? ठीक, और सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो होगा भाई, नीचे आएगा 14 प्लस 14 स्क्वायर करेंगे तो 14 14 14 बचेगा, 14 आ गया। ऊपर कोई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 14 14 14 कट जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1। तो जैसे उसमें रिलेशनशिप रहता था ना, एक एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो दूसरे में क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसमें रिलेशनशिप क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का सम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डायरेक्शनल कोसाइंस का सम 1 होता है। बात समझ में आई? ठीक, क्या उसमें 1 होता है, उसमें भी 1 होता है बच्चों, अरे उसमें भी 1 होता है ना, एक साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उसमें भी 1 होता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बनाते हैं क्या बच्चों, एक क्वेश्चन। गिवन एक वेक्टर ए है जो आपको दिया है बच्चों 5i प्लस 2j प्लस 4k। हमको बोला है पहले तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड, 25 4 16, 25 और 4 29, 29 और 16 29 और 16 29 और 16 45 का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 9 5 जा तो 3√5। समझ में? पक्का? मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चों, 3√5। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, तो बताओ कॉस अल्फा क्या होगा 5/3√5, कॉस बीटा क्या होगा 2/3√5। टेबलेट स्टेपलर ऊपर होगा और ऊपर, आओ यहां तो नहीं है स्टेपलर, दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं है ना, ऊपर हो। ठीक है, तो ये और कॉस गामा 4/3√5। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों?
पक्का? तो अगर वेक्टर दिया है आपको ऐसा 3D में, तो आप x से कितना एंगल बना रहा है, y से कितना बना रहा है, z से कितना बना रहा है निकाल सकते हो। कॉस निकल गया, साइन, टेन, जो कंपोनेंट चाहिए वो निकाल सकते हो फिर आप। ठीक है हिमांशी, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? बड़े बच्चों आगे चलिए, अगला सवाल क्या दिया है? अ बर्ड मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, मेक डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकली अपवर्ड। मतलब एक अल्फा को मान लो क्या बोल दिया है 60 डिग्री, और एक बीटा को मान लो क्या दे दिया है 60 डिग्री। ठीक, और उसका वेलोसिटी कितना है 20, मतलब स्पीड दिया है, वो वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को क्या बोला है वर्टिकल अपवर्ड, ईस्टर्न डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स एक्सिस मतलब अल्फा, नॉर्दर्न डायरेक्शन इज टेकन एज वाई एक्सिस मतलब बीटा नहीं दिया बच्चों, क्या दिया है गामा दिया है 60। ठीक, और नॉर्दर्न लाइन इज टेकन एज क्या वाई एक्सिस, तो वो बीटा हमको पता नहीं, बीटा हमको पता नहीं है। ये बात समझ में आएगी नहीं है? देन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब वही आई जे के वाले फॉर्म में, उसमें रिप्रेजेंट हमको करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो पता है, अगर बीटा निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। रिलेशनशिप क्या है, 1 बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो बच्चों 1 बराबर कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4। हाँ मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों को पता है कि नहीं, है ना? तो cos 60 कितना होता है 1/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा हम लोगों को पता नहीं है, प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होगा 1/4, 1/4 और 1/4 कितना हो रहा है आजकल 1/2, तो 1 माइनस 1/2 ये आएगा cos स्क्वायर बीटा, तो cos स्क्वायर बीटा आ गया बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 का अंडर रूट, ये आ जाएगा बच्चों cos बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब नहीं अपने को cos बीटा ही निकालना था, cos बीटा कितना हो गया बच्चों कितना 1/√2। तो बच्चों देखो मैं वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड भाई आर कॉस अल्फा प्लस आर कॉस बीटा प्लस आर, वैसे ही लिखते हैं ना, तो मैं क्या लिख देता हूं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 20, या डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूं नहीं तो बच्चे रोएंगे। पहले लिखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या लिखूंगा हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड कितना होगा, कहां गया, अच्छा ओहो हो क्या हो गया, कहां गया मैं, मैग्नीट्यूड 20 दिया, मैग्नीट्यूड क्या दिया बच्चों 20, तो हम लोग को वही नहीं वही लिखना है, तो आर कॉस अल्फा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा आर कॉस अल्फा, तो आर सब में लिखूंगा तो आर को बाहर ले लेता हूं, मेरा भाई 20 सब में लिखूंगा तो क्या लेता हूं बाहर, फिर क्या आएगा कॉस अल्फा आई, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो क्या आएगा बच्चों 1/2 आई, कॉस बीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों 1/√2, तो 1/√2 जे प्लस 1/2 के, और आर की जगह क्या डाल दूंगा 20, तो अंदर चले जाएगा तो कितना आएगा 10i प्लस 10√2 जे प्लस 10 के, ये क्या हो गया बच्चों वेलोसिटी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। समझ में आया, आर कॉस अल्फा आई प्लस आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा जे प्लस आर कॉस गामा के, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, तो 3D वेक्टर दे दिया तो भी घबराओगे तो नहीं, आई जे के फॉर्म में लिखा है तो उससे मीनिंग निकाल लोगे, मीनिंग मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और एक्स वाई जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और बाकी दो इंफॉर्मेशन दिया होगा तो उससे भी बाकी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है हमेशा 1। समझ में आएगा पक्का बच्चों? आगे बढ़े, क्या बढ़ना है बच्चों हम लोग को, पोजीशन वेक्टर लिखिए बच्चों, पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो देखो काइनेमेटिक्स में भी सबसे पहले यही चीज पढ़ते हैं, अभी पढ़ ले रहे हैं, अच्छी बात है। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया बच्चों, क्या बनाया मैं 2D में चल रहा हूँ, 3D भी होने से कोई घबराने की बात नहीं है। ये x हो गया, ये क्या हो गया बच्चों y, ठीक, एक x और एक y। सपोज यहां पर एक पॉइंट है, क्या है बच्चों एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 2, 3, 1,
सॉरी अभी एक्स वाई में ही ले रहा हूं तो क्या लेता हूं, जेड कॉम्पोनेंट नहीं ले रहा हूं, क्या ले लेता हूं बच्चों, 2,3। ठीक, तो पोजीशन, अभी सपोज मैं यहां खड़ा हूं तो आपके हिसाब से मेरी पोजीशन, जैसे अगर ये लड़का देख रहा है तो उसके हिसाब से मेरी पोजीशन अलग है। क्यों? उसके और मेरे बीच में डिस्टेंस अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। अभी मान्या के हिसाब से पोजीशन अलग है क्योंकि उसके और मेरे बीच का डिस्टेंस अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मान ले, क्या मान ले बच्चों, एक रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि पोजीशन ऐसा आर्बिटरी आप नहीं बता सकते कि ये है 2-3 पोजीशन है भाई, 2-3 ओरिजिन के हिसाब से। आ रही बात समझ में? तो पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होगा विच पॉइंट्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस से उसकी पोजीशन की तरफ। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो पॉइंट करेगा रेफरेंस पॉइंट से किसकी तरफ, जो लोकेशन है पॉइंट का उसकी तरफ। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं ऐसा, आर और ऊपर में एरो। ठीक, तो ये क्या हो गया, सपोज ये पॉइंट को P बोल रहा हूं तो बच्चों पोजीशन ऑफ पॉइंट P क्या लिख सकता हूं, 2i + 3j। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, मतलब ओरिजिन से ये कितना दूर है, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, और डायरेक्शन क्या है, tan थीटा बराबर 3/2। समझ में आ रही बात? पक्का? तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है, लोकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो अभी रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लिए, रेफरेंस पॉइंट क्या लिए बच्चों, ओरिजिन। तो क्या किए, 2i + 3j, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा, 3। बात समझ में आई कि नहीं? तो 2i + 3j अपना क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। लेकिन बच्चों अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा, रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा। आ रही बात समझ में? सपोज एक पॉइंट है, यहां ले ले रहा हूं मैं, ये बच्चों 4,1, क्या है, 4,1। अभी ये था पोजीशन P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अभी सपोज एक पॉइंट में ले लिया हूं Q, अब मेरे को बताना है पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q। तो देखो अब ये बहुत मजा आएगा, शायद मेरे को तो आता है, आप लोगों को पता नहीं। ठीक है, देखो ये पोजीशन हो गया 4,1 बच्चों। तो Q का पोजीशन क्या होगा, ओरिजिन के हिसाब से बना सकता हूं। ये क्या है बच्चों, ये है ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन P का, ये है ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन Q का, ये है P का पोजीशन किसके हिसाब से। ठीक, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों? ट्रायंगल बनता है तो हम लोग सम वाला लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं, देखो यहां क्या लिख सकते हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर में, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ Q ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो खाली Q लिख रहा हूं, प्लस पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q बराबर किसके आएगा, रिवर्स ऑर्डर में, पोजीशन ऑफ P। तो पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q क्या आएगा, पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ Q। समझ में आया? अभी आप खुद देखो, पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या था, पोजीशन ऑफ P माइनस ओरिजिन, ओरिजिन तो 0 0 0 था ना, तो 2 - 0i 3 - 0j, 2i + 3j ही आता। लेकिन अब क्या आएगा बच्चों, दो वेक्टर को माइनस कर रहे हो, मतलब x वाला माइनस होगा, y वाला माइनस होगा। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 2 - 4 -2i -2i, इसका P - Q है ना, P - Q करना है, तो 3 - 1 कितना हुआ, +2j। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पॉइंट तो P यही है, लेकिन ओरिजिन के हिसाब से उसका पोजीशन अलग आएगा और किसी दूसरे पॉइंट के हिसाब से उसका पोजीशन अलग आएगा। ठीक, तो क्या करना है, जब दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है। आ रही बात समझ में? आप खुद देखो 2i + 2j कैसे में आएगा, अगर आप यहां से ये देखो, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, तो आपको 2 वापस आना पड़ेगा, तो -2i,
और फिर 1 से 3 जाना है तो 2 ऊपर जाना पड़ेगा, -2i + 2j। तो इसके हिसाब से पोजीशन क्या है, -2i + 2j। समझ में आ रहा बात? पक्का बच्चों? ठीक, तो पोजीशन रिलेटिव होगा। पोजीशन क्या होगा बच्चों? रिलेटिव। ओरिजिन दिया है तो जो कोऑर्डिनेट दिया है वही पोजीशन वेक्टर लिख लेना है। x, y दिया है पॉइंट, ओरिजिन के हिसाब से वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों? xi + yj। ठीक, लेकिन अगर बोल दिया भाई हाँ x1 y1 पॉइंट के हिसाब से इनका पोजीशन xy क्या है, ओरिजिन के हिसाब से xy है, ओरिजिन के हिसाब से ये x1 y1 है। कहाँ चले गए वो, है ना? ओरिजिन के हिसाब से ये क्या है, x1 y1 है। तो हम लोग को क्या बताना है, इसके हिसाब से। तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा जिसके हिसाब से बताना है उसका कोऑर्डिनेट इसमें माइनस कर देना है। तो क्या होगा, x - x1i + y - y1j। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पोजीशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चों? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो पॉइंट करता है फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट जिसका पोजीशन हम लोग मार्क कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक, ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे। पक्का? चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू अ आर्बिटरी चोजन ओरिजिन। मतलब हम चूज करेंगे, रेफरेंस पॉइंट कौन चूज करेगा? हम। देयरफॉर इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आएगी नहीं? रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन पे हमेशा डिपेंड करता है क्या? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो भाई पी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के हिसाब से अलग आ रही थी, क्यू के हिसाब से अलग आ रही थी, कोई दूसरा आर्बिटरी पॉइंट एस ले लिया तो उसके हिसाब से भी अलग आएगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? पक्का? नोट कर लो इस पॉइंट को फटाफट। साढ़े 9:10। बढ़े आगे, चलिए अगला। अ पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट 224। तो बच्चों उसका इनिशियल पोजीशन कैसे लिखूंगा? मान के चलो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा? 2i + 4j + 6k। ये समझ में आया कि नहीं है? क्या लिखूंगा? 2i + 4j + 6k। फाइनली मूव्स टू अ पॉइंट b। अच्छा a बोला है तो a लिख लेता हूं। ओरिजिन के हिसाब से b पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? 3i + 2j - 3k। अब बोला है फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, है ना? राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख दिए। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। अगला क्या पूछा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को बताओ बच्चों, ये इनिशियल पॉइंट है, ये सपोज फाइनल पॉइंट है, जो भी है रैंडम है, अपने ऐसे लिख रहे हैं। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होता है? हमेशा इनिशियल टू फाइनल। तो ये वेक्टर हमको निकालना है। ठीक, तो क्या होगा? ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये है बच्चों। तो बताओ, ये ऐसा लिखते जाता हूं, कहां गया, हटो। ये हो गया अरे बाप रे, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, और ये क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट ऐड करूंगा तो क्या आएगा? फाइनल। या डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूं? फाइनल माइनस इनिशियल। यही तो पढ़ते थे अपन 9th क्लास में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? चेंज इन पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन वेक्टर बनेगा, वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए टू बी। तो बी माइनस ए करेंगे कि ए माइनस बी? बी माइनस ए। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली बी पे था, इनिशियली ए पे था। बी माइनस ए कर लो, 3i - 2i i, 2 - 4 - 2j -3 - 6। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया इनिशियल और फाइनल पोजीशन।
क्लियर है? ठीक, पक्का? तो वेक्टर के हिसाब से पोजीशन का चेंज, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, क्वेश्चन और बनाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन। कहां से मूव कर रहे हैं बच्चों? ओरिजिन। ठीक है, मूव कराते हैं इसको। अब मूव्स 10 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, -10i लिख सकता हूं। देन टर्न्स 90 डिग्री एंड मूव्स फर्दर 10 मीटर अलोंग y डायरेक्शन। 10j लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 10j है, हाँ। फिर moves further 10, हाँ, along y direction and finally turns 90 degree and after moving 20 meter stops. Finally turns 90 degree। अब किधर आगे गया कि पीछे गया हमको पता नहीं है। 90 डिग्री एंड आफ्टर मूविंग along the y direction and finally turns 90 डिग्री एंड आफ्टर मूविंग 20 मीटर स्टॉप्स। तो हमको पता नहीं 90, क्या पता नहीं है 90, लेकिन सोच सकते हैं बच्चों। ये 90 डिग्री अभी वेक्टर टर्न करने वाला है बच्चों। -90 नहीं बोला ना, +90 बोला है। तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन मान लेते इधर गया। तो और कितना चला बच्चों? -20 आई। समझ में आ रही बात? पक्का? तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 प्लस डिस्प्लेसमेंट 3। तो -10 -20 कितना हो गया? -30i प्लस 10j। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? तो फाइनल पोजीशन यही हो जाएगा, कितना? 30i प्लस 40j। यही होगा बच्चों फाइनल पोजीशन, यही होगा ना फाइनल पोजीशन। कितना? -30i प्लस 10j फाइनल पोजीशन होगी, 0 0 से चल रहा है, ओरिजिन से चल रहा है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है तो निकाल सकते हो बच्चों। ये आ जाएगा 1/3, tan इनवर्स कितना आ जाएगा? tan थीटा। ये कितना एंगल बना रहा है? 1/3। समझ में आई बात? पक्का? लिख लो इसको। बढ़िया गया, ऐसा क्वेश्चन बना लोगे तो ऐड करते जाना और क्या पोजीशन को। ठीक है, नेक्स्ट। अ बर्ड, क्या है बच्चों? बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो एक चिड़िया उड़ रही है सपक। देखो देखो, तो कितना उड़ी? 100 मीटर। किधर बच्चों? ईस्ट। देन हेडिंग ड्यू नॉर्थ बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। फिर कहां गई बच्चों? 50 मीटर नॉर्थ गई। 50 मीटर कहां गई? नॉर्थ। इट फ्लाइज वर्टिकली अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। वर्टिकली अप, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो जमीन में रहते हैं, तो वर्टिकली अप मतलब ऊपर, जमीन के ऊपर आई। कितने से? 20 मीटर। फाइंड द पोजीशन रिलेटेड टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो बच्चों 100i 50j 20k आ रही बात समझ में? क्योंकि अप फ्लाई करी तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो कितना लिखेंगे फाइनल पोजीशन? 100i प्लस 50j प्लस 20k। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया? अप डाउन मतलब वो के एक्सिस हो गया, अपवर्ड डाउनवर्ड। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो जमीन में बनता है। तो क्या कही? सपोज पहले वो ईस्ट गई 100, फिर नॉर्थ गई 50, फिर उड़ गई ऊपर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वेक्टर क्या होगा? सपोज ये ओरिजिन था, यहां से चालू की 100i 50j 20k, वेक्टर यहां से यहां बन जाएगा। क्लियर है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं वो भी निकाल सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो 100 बाय मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस से बनाने वाला एंगल। 50 बाय मैग्नीट्यूड हो जाएगा वाई एक्सिस से बनाने वाला एंगल, कॉस वाई, कॉस गामा, कॉस बीटा, और कॉस गामा क्या हो जाएगा? 20 बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आई? बढ़िया आगे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते। एक इंसेक्ट क्रॉल्स फ्रॉम ए टू बी
कहाँ है ए टू बी, सॉरी यहां है, सॉरी, क्रॉल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैंट फ्लेस फाइंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ इंसेक्ट और डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है भाई, ये तो ए का कोऑर्डिनेट तो दिया है क्या, 0 to 1, क्या दिया बच्चों, 0 to 1, तो क्या लिखते हैं, इनिशियल पोजीशन आर ए 2j प्लस के, ये लिखेंगे बच्चों, है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, अरे भाई 0i प्लस 2j प्लस के। बी क्या लिखेंगे, 3/2i प्लस j प्लस 1/2 के, ये लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर ए टू बी आर बी माइनस आर ए, तो 3/2i, क्योंकि i वाला कोई कंपोनेंट है नहीं, j माइनस 2j माइनस j, हाफ के माइनस के माइनस 1/2 के, ये क्या आ गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो वेक्टर अगर पता है और अगर हम डायग्राम बना के कोऑर्डिनेट मार्क कर ले रहे हैं तो काम क्या हो जा रहा है बच्चों अपना, आसान। ठीक, तो आई जे के टर्म्स में लिख के सॉल्व करने में हम लोग को ज़्यादा आसानी पड़ेगी। ऐसे सॉल्व करने में क्या क्या डिस्टेंसेस देखेंगे, अभी पोजीशन लिखे माइनस करें, ये आ गया पोजीशन। अब सपोज अपने को डिस्टेंस निकालनी थी तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का अंडर, मैग्नीट्यूड निकाल लो, खत्म बात। डायरेक्शन निकालना है तो पूछना किस एक्सिस से, एक्स से अभी बताता हूँ, वाई से अभी बताता हूँ, जेड से अभी बता देता हूँ। ठीक, अब मेरे को समझ में नहीं आया मत समझो, लेकिन अब तो सब चीज़ बता दी कि नहीं बता दी, बात समझ में आई पक्का। चलिए आगे बढ़े, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चों, लामीस थ्योरम। क्या लिखो, लामीस थ्योरम। बच्चों अगर 3 वेक्टर का सम a प्लस बी प्लस सी, क्या बच्चों, 3 वेक्टर का सम a प्लस बी प्लस सी 0 है तो वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, एक क्लोज्ड पॉलीगन। 3 वेक्टर है उनका सम 0 है तो क्या बनाएंगे, क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे। पॉलीगन मतलब ट्रायंगल बनाएंगे, 3 है तो a प्लस बी प्लस सी, बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। अब आप गौर करो बच्चों, सपोज मैं यहां बनाता हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, क्लियर है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो अंदर में एंगल कुछ और दिया, अपने को नहीं पता कि एंगल कितना है, तो हम लोग बोल देते हैं ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर था। अभी ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं लिख रहा हूं, मैं ट्रायंगल का एंगल लिख रहा हूं, याद रखना, वेक्टर के बीच का एंगल नहीं लिख रहा हूं। तो मैं बोला ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, अपने को क्या करना, ये एंगल, अच्छा थीटा नहीं लिखता, इसको लिख देता हूं अल्फा, इसको लिख देता हूं बीटा, नहीं ऐसा नहीं लिखता, मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ए के सामने वाले को क्या लिखता हूं, अल्फा, बी के सामने वाले को क्या लिखता हूं, बीटा, सी के सामने वाले को क्या लिखता हूं, गामा, लिख सकता हूं बच्चों। अब मजा आएगा। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, ए को उठा के शिफ्ट कर दूंगा टेल टू टेल, तो ए और बी के बीच में कितना एंगल है बच्चों, ये एंगल है। ए और बी के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल कितना है, वो 180 माइनस गामा, आ रही बात समझ में। सी को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, ये एंगल कितना है, 180 माइनस बीटा, और इसको यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक, तो ये क्या हो गया, 180 माइनस अल्फा। ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का बच्चों, क्या ही बात में समझ में आई। आप साइन रूल पढ़े, क्या पढ़े बच्चों आप, साइन रूल में पढ़ाया था कि ट्रायंगल रहता है तो ये साइड बाय उसके सामने वाला का साइन क्या होता है, इक्वल। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ए बाय साइन अल्फा बराबर बी बाय साइन बीटा बराबर सी बाय साइन गामा, लिख सकते हो। लेकिन वेक्टर का एंगल थोड़ी अल्फा बीटा गामा। लेकिन एक चीज गौर करो,
ये अल्फा है, ये 180 माइनस अल्फा है। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा भी डालोगे तो 180 माइनस साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा ही होगा। 180 माइनस अल्फा क्या होता है बच्चों? साइन अल्फा भी होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्विलिब्रियम फोर्स में अगर ट्रायंगल के अलोंग इक्विलिब्रियम लग रहा है सेम ऑर्डर में, तो उसको ट्रांसपोज कर सकते हो ए, बी और सी में। आ रही बात समझ में? लेकिन अब एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए है तो ए का साथ वाला एंगल नहीं, ए का अपोजिट एंगल, ये क्या होगा? अल्फा। ये बी है तो बी का अपोजिट एंगल, ये क्या होगा? बीटा। ये सी है, सी के अपोजिट वाला एंगल ये क्या होगा? गामा। तो आप लिख सकते हो ए बाय कॉस अल्फा, गामा लिख दिया, ए बाय कॉस अल्फा, बी बाय कॉस बीटा, सी बाय कॉस गामा। इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? और ये इक्वेशन बना के फिर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, तो तीन अननोन तक आप निकाल सकते हो। समझ में आएगी नहीं बात? तो ट्रायंगल वाला सॉल्यूशन, इसको क्या कर दिए, ऐसा अगर फोर्स डायग्राम बना हुआ है बच्चों इक्विलिब्रियम है तो उसको ऐसा ट्रांसपोज करके आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लामीस थ्योरम। तो ये कब लगा सकते हैं? जब, याद रखना, जब सारे फोर्स, तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम, तीनों फोर्सेस क्या में हो? तो फोर्स तीन ही हो और तीनों तीन होंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा तभी ये लिख सकते हैं, फोर्स बाय उसके अपोजिट एंगल का साइन कांस्टेंट होगा। ठीक है, बढ़े आगे। ये साइन रूल से लिखते थे ना, वैसे आप लैमिस थ्योरम लिखते। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं बच्चों। देखो क्या बोल दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मतलब लामिस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। फिर क्या बोला, आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो सपोज एक को वैल्यू f ले लो तो दूसरे का वैल्यू भी क्या ले लो? f। एंड द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ आइदर। तो तीसरा क्या होगा? √2f। एक f हो गया, बाकी √2f। फिर फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या बोला बच्चों? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो क्या बोला है बच्चों कि आउट ऑफ द 3 वेक्टर 2 वेक्टर्स आर इक्वल in magnitude and the magnitude of the third vector is √2 times that of other. तो find the angle between the vectors. तो आप खुद सोचो बच्चों, एक वेक्टर क्या है? f। दूसरा वेक्टर क्या होगा? f। तो इन दोनों का सम करोगे तो √2f आएगा। दोनों के बीच में 90 डिग्री क्या आएगा? √2f। 90 डिग्री रहेगा तभी तो √2f आएगा। तो तीसरे का मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तो ये क्या होगा? समझ में आई बात? तो ये एंगल क्या होगा? 90 और ये होगा 135 और ये कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? 90 प्लस 45, अरे ये 90 है ना और ये 45 रहेगा ना, बीच में रहेगा जस्ट, तो क्या होगा? 135। क्लियर है? नहीं समझ में आया? भाई दो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं पता है? कैसे निकालते हैं भाई? दो वेक्टर का सम क्या आएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 cos समथिंग, एंगल अपने को पता नहीं है, लेकिन आपको बोल दिया ये तीनों का सम इक्विलिब्रियम में, तो मतलब दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर आ रहा होगा। दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, तभी तो कैंसिल होगा बच्चों। और डायरेक्शन कैसा होगा? ऑपोजिट। तो मैं ये बोला कि भाई f और f को कैसे सॉल्व करेंगे कि √f आ जाए? जब दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा तभी तो f और f का समेशन √2f होगा। क्लियर बात? तो f और f का सम क्या हुआ? √2f। वो कैसा आएगा? ऐसा आएगा, एट एन एंगल 45 डिग्री। तो तीसरा वेक्टर क्या होना चाहिए? अपोजिट रहना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम को माइनस करेगा, तो √2f होना चाहिए और इसके जस्ट अपोजिट। तो ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। तो ये 90 45 135, 90 45 135 और 90। तो f और f के बीच में एंगल है 90, f और √2f लोग के बीच में कितना है? 135 और 135। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पक्का? या दूसरा ऐसा देख लो भाई, एक f है, दूसरा एक f है, तीसरा √2f है, मतलब ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा होगा आइसोसेलेस। ये f, ये f और ये √2f, ये 90 डिग्री होगा और ये 45 होगा और ये 45 होगा, क्योंकि f और f सेम है। तो भाई f और f के बीच में एंगल बनाना है, तो इसको टेल टू टेल इसको शिफ्ट करेंगे तो एंगल कितना आया? 90। आया कि नहीं आया?
अब हमको रूट टू एफ और इस एफ के बीच में, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या कौन सा एंगल आएगा, ये आएगा ना कि 45 आएगा। तो 180 माइनस 45 कितना होगा 135। फिर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो 135 135 90। बढ़े आगे बच्चों। चलिए अगला सवाल तो वही फिर से पेस्ट कर दिया हूं मैं। ये देखो, अ बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन। बॉब का वेट कितना है बच्चों 3 न्यूटन। इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ दो स्ट्रिंग्स 1 and 2। तो दो स्ट्रिंग के साथ ये जुड़ा है और ये इक्विलिब्रियम में, मतलब इस पे जो बॉब पे सारे फोर्सेस लग रहे होंगे वो क्या होंगे, सम 0 होगा। तो हमको फोर्सेस निकालना है जो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इस पे निकाल रहे होंगे। तो देखो ये आपका बॉब है बच्चों, नीचे कितना फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। ये वाला धागा इसको अपने तरफ खींच रहा होगा कितने से, सपोज F2 फोर्स से, पता नहीं ना कितने से खींच रहा होगा F2 से। और ये वाला धागा इसको अपने तरफ खींच रहा होगा कितने से, F1 से। अब ये F1 प्लस F2 प्लस 3 न्यूटन का सम क्या है बच्चों 0। ये एंगल तो मेरे को दिख ही रहा है कितना है 90 है। ये एंगल 30 है बच्चों, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 120 है 90, तो कितना हो गया 200 210 210 150 हुआ ना। 360 में माइनस करोगे ना भाई तो क्या हुआ, ये 210 हुआ। 360 माइनस 210 कितना होता है 150। अब लामीस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों, फोर्स उसका ऑपोजिट एंगल, तो क्या आएगा F1 बाय साइन 90 बराबर F2 बाय साइन 150 बराबर 3 बाय साइन 120। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग को बड़े एंगल निकालना सिखाए हो कि नहीं सिखाए, 90 से बड़े हैं वो उसका भी ट्रिग्नोमेट्री से आंसर निकालना सीखें। तो पहले इन दोनों को उठा लो, तो F1 का वैल्यू आएगा बच्चों साइन 90 इंटू 3 बाय साइन 120। साइन 90 क्या होता है बच्चों 1, साइन 90 क्या होता है 1, तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय साइन 120। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो कॉस 30 की वैल्यू होगी, कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो √3 नीचे आएगा, 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर। तो क्या आएगा बच्चों 2√3 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया, कितना होगा 2√3 न्यूटन। वैसे ही इसको देखते हैं, तो F2 बराबर भी क्या होगा बच्चों 3 बाय साइन 120 इंटू साइन 150, ये होगा। साइन 120 फिर से कितना आएगा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव लिया है ना। अब ये कितना आ जाएगा, ये फिर से √3/2, तो क्या आएगा ये 2√3 इंटू साइन कितना बच्चों 150, तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 60। तो साइन 90 प्लस 60 कितना होता है कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो इंटू क्या होगा 1/2, 1/2 1/2 कट गया, क्या आएगा आंसर √3। तो लामीस थ्योरम इक्विलिब्रियम में जब रहे, 3 फोर्सेस लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम में तीनों, तो मैं लामीस थ्योरम लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ जल्दी से। ये बात समझ में आएगी नहीं पक्का। तो वेक्टर का ये फायदा है बच्चों लामीस थ्योरम का, मतलब क्लियर। बाकी बिना लामीस थ्योरम के भी निकाल सकते हैं, कोई घबराने की बात इसमें नहीं है। वेक्टर को कॉम्पोनेंट करके भी निकाल सकते हैं, वेक्टर को कॉम्पोनेंट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लेंगे -3j, इसको लिख देंगे F2i, क्या लिख देंगे बच्चों F2i। और ये 30 डिग्री बना रहा है तो हमको पता है ये 30 डिग्री होगा, तो इसको लिख लेंगे ऊपर F1 cos 30 और इधर लिख लेंगे F1 sin 30, ठीक। तो F1 sin 30 किसके बराबर आएगा 3 न्यूटन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, सॉरी cos 30 है। क्या F1 cos 30 किसके बराबर आएगा 3 न्यूटन के बराबर आएगा, तो लिख लो F1 cos 30 बराबर 3 न्यूटन। cos 30 कितना होता है बच्चों √3/2 बराबर 3, तो ये कितना आ गया 2√3। वही आंसर आया कि नहीं आया। तो लामीस थ्योरम नहीं भी लगाओगे तो वेक्टर रिजॉल्व करके ऊपर वाले को नीचे से इक्वेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो सब फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस क्या होंगे इक्विलिब्रियम में। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, अब F1 का वैल्यू तो निकाल लिए, कितना है F1 का वैल्यू 2√3, तो 2√3 का साइन 30 कितना होगा √3, कितना होगा √3। तो √3 बराबर
इधर कितना लग रहा है F2, तो F2 बराबर क्या आ गया, समझ में आई बात, 2√3/√3 कट गया, सॉरी 2√3 इंटू 1/2, तो 2 कट गया, समझ में आई बात। तो रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो या लामिस थ्योरम निकाल सकते हो, आपको जो करना है वो करो, फ्री हो आप। ये क्लियर है कि नहीं है बच्चों यहाँ तक जो पढ़े हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्या क्या स्टडी, वेक्टर। तो वेक्टर का बस लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो बच गया बच्चों, वेक्टर, वो क्या, प्रोडक्ट है ना। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब जो अगली अभी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है मैं भेज रहा हूं आप लोगों को शीट, उसको आप लोग अभी सॉल्व करोगे 6 या 7 क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नहीं समझ में आया बच्चों, ओ बच्चे लोग,